हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 9वीं के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वर्ष 2025-26 के लिए है और ये केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि यही रियल पेपर है। बेटा, रियल पेपर का मीनिंग ये है कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है यहीं से बनेंगे, इसके बाहर से आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको इस बात बिलीव ना हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, कल जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम देकर आइए तब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रियल में क्वेश्चन यहीं से आए थे, है ना। आपको लगभग, मेरा मानना है 95% क्वेश्चन यहीं से दिखने को मिलेंगे। सो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना बेटा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी ये मेहनत आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। देखिएगा, हम लोग ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2। ठीक है, दोनों में से दोनों पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक है और अध्याय 2 को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, मतलब आपके 23 और ये 25 में से कुछ मार्क्स बोलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर ले, तब भी जाकर आप लोगों को ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर कहाँ तक कवर किया था। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है उस बात को भी आपको याद रखना बेटा, कि परिमेयकरण करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है। जो चीज़ें अंश और हर, देखो अगर ये पहला है अंश और दूसरा क्या है आप लोगों का हर। ठीक है, इंग्लिश में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। 1/2√7 है, 2 + √7 है, इंटू 2 - √7 का ऊपर में मल्टीप्लाई और 2 - √7 का नीचे में गुना करना पड़ता है। दोनों का सेम कंडीशन है। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आप लोगों को समझा दिया था। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, 5 + √3 + √5, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो कुछ नहीं, ये जो हर दिया है फ्रेंड्स, इस हर को आप लोग ऊपर में गुना करेंगे √3 पर, चिन्ह चेंज कर देंगे और नीचे में भी गुना करेंगे √3 माइनस में √5। देखो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3 माइनस 5√5 हो जाएगा, अपॉन a + b, a - b, a² - b²। a² बोले तो 3 माइनस b² बोलना है फ्रेंड्स, तो -b बोले तो √5 का स्क्वायर 5। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ये ऊपर में जैसे का वैसा 5√3 माइनस 5√5 अपॉन 3 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, -2। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब अपन माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 5√3 है और ये 5√5 है, तो यहाँ से और नीचे में आ जाएगा माइनस। तो ये जैसे का वैसा आप लोगों का आंसर रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न बनना तय है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। और आपको मैं तो बता दूँ कि एक तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन 4 अंक में बनने लायक है। एक तो एक आप लोगों का 22 क्वेश्चन आ सकता है, और अथवा में क्वेश्चन रहेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। तो चलो हम दोनों सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 21, ये है कि दिखाइए कि 1.272727 इजिकल टू 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जब आप कंपटीशन लेवल में उतरते हैं फ्रेंड्स, तो इसका शॉर्टकट रास्ता होता है कि 127 है। ठीक है, कितने पे बार है, 27 पे 2 बार है, इसका मतलब 2 बार 9 लिखना है आप लोगों को।
और जिस पे बार नहीं उसको घटाया जाता है तो 126/99। ये तो शॉर्टकट हुआ, लेकिन इतना शॉर्टकट तो आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमको 1.2727 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लिया है, 1.2727। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x बराबर, ठीक है, आप लोगों को मानना है कि x बराबर क्या है, 1.272727, मतलब ये अनंत बार है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने इतना मान लिया। ठीक है, इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पर बताओ कि हमने क्या देखा था, 1.27 पर बार है ना, मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि दो संख्या पर बार है, मतलब दो संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, 272727 का रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। तो दो संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। ठीक है, दो है इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो रखेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर आपको लिखना है यहाँ पर, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर। ठीक है, देखो 10 का गुना करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 1.272727, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 100x का करना है फ्रेंड्स, 100x का। ठीक है, 100 का करते हैं तो ये आ जाता है 100x बराबर, देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 127.272727, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिएगा, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, यह है आपका 2, इस 2 में से 1 को माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, देखिएगा 100x माइनस 1x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 127.272727। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस क्या लिखेंगे आप, 1.272727। तो देखो यहाँ पर 1.27 आ जाएगा, तो ये सब घट जाएंगे। तो 100x में से, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 100x में से एक x जाएगा तो आपके पास 99x बचेगा इज इक्वल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास फ्रेंड्स, जब आप 127.2727 में से 272727 में से माइनस करेंगे 1.272727 को, तो आपके पास आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 126 बटे में कितना हो जाएगा, 99। आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, या आपको ये 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12 और 3 2 6। ठीक है, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 11 33, 3 1 3, 3 4 12। तो आप लोगों का आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया 14/11। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग फिर से इसको रिपीट करिएगा जाकर, आपको चीज़ें बन जाएगी। बेटा एक क्वेश्चन ये तो आएगा ही, क्योंकि 4 अंक लायक बनने का क्वेश्चन है। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो ये भी बता देता हूँ कि 1 और 2 के बीच में कैसी 6 परिमेय संख्या याद करना है। आपको कितनी बोला है परिमेय संख्या, 6 निकालने, तो 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 7। 1 और किसके बीच बोला है फ्रेंड्स, 1 और 2 के बीच में बोला है ना। ठीक है,
तो इसमें क्या काम करना है, 7 का गुना 7 का भाग, इसमें भी आप लोग करेंगे फ्रेंड्स 7 का गुना 7 का भाग। तो ये संख्या बन जाएगी 7 का 7/7 और ये संख्या बन जाएगी 7 दूनी 14/7। तो अब आपको इन संख्या को ध्यान से देखना है, बस ये 1 हो गई और ये 1 हो गई। अब इनके बीच में जैसे 7/7 है तो इसके बाद आने वाली नेक्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसके बाद आने वाली संख्या एक जोड़ते चलना है ऊपर में, तो 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और लास्ट बन जाएगी 13/7। तो देखो कितनी संख्या निकाली अपन ने, 6 निकल गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे 6 बोली तो 6 में 1 को आप लोगों को जोड़ना है, 7 आ जाएगा। 1 में 7 का गुना 7 का भाग, 2 में 7 का गुना 7 का भाग और बीच की संख्या को लिख देना है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। 5/7 और 7/8 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। अब देखो 5/7 और 8/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको वैसे भी बताया जा सकता है या फिर आप एक काम कीजिएगा, नंबर लाइन लिखिए ऐसी। ठीक है, यहाँ है 5/7, यहाँ है 7/8। जब 5 में आप 7 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट देखिएगा 5 7 7 7 49, 0.7 आ जाएगा। 49 1 फिर 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, 0.71 और 7 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64 है ना, 8 8 64। हाँ ठीक है, ये 0.64 फिर आप लोगों का बचा 6 60 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 10 8 फिर बच गया आपके पास कितना 6। फिर देख लो 8 6 0 8 4 32 8 45 8 6 48 8 7 56, 0.87। तो 0.71 के बाद आने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी बताओ। 0.71 के बाद आने वाली संख्या 0.72, 0.73, 0.74, 0.75। अब देखो कितनी बोला 6, तो 1 2 3 4 ऐसे आप लोग 6 संख्या लिख सकते हैं। 4 लिख दिया मैंने, 0.765 हो जाएगी और 0.77 6 हो जाएगी। तो हो गया फ्रेंड्स 6 परिमेय संख्या अपन ने कैसे याद कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, 0.235 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन देखा था मैंने, आप लोगों को समझाया भी था कि आपको मानना है कि x इजिकल टू कितना मानना है 0.235। अब 35 पे क्या है फ्रेंड्स, बार है। ठीक है, अगले पर बार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x का मतलब क्या है 0.235 35 35 35 35 का रिपीटेशन है ना। तो देखो अब यहाँ पर अपन ने x मान लिया। अब दो संख्या पे बार है, इसका मतलब अपन क्या काम करेंगे बच्चों कि हम करेंगे दोनों तरफ 100 का गुना, 100 का मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते, इक्वेशन नंबर 1 गुना कर रहे हैं। ये हो जाएगा 100x बराबर 0.235 35 इंटू में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऐसे चलते रहेगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इजिकल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 235.3535। ठीक है, ये हो गया। ये दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। अभी 2 में से अपने को 1 को माइनस करना है, तो चलो देखते 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके 35 35 35 है ना। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करने पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, माइनस कर देते हैं। क्या था माइनस करना, सॉरी 100
x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप लोगों का हो गया था 235.35 चलते रहेगा। और अपने को कितने को माइनस करना है, 0 पॉइंट, है ना, 0.2 को मैं इधर लेकर आ जाऊँगा फ्रेंड्स, 2.35 ये हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 35 का वो हो रहा है, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3, 2, ठीक है। और ये 100 में से 1 गया तो 99x, तो x की वैल्यू 233.99, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने हेतु विभाजन क्रिया कीजिए। आपको फ्रेंड्स क्या काम करना है, एक में आप लोगों को 17 का भाग देना है, तो 17 का तो भाग जाता नहीं, तो अपन पहले दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0, फिर इस तरीके से आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग देना है और बताना है कि पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। जितने अंक रिपीट होंगे तो आप लोग बता देंगे, कुछ कंडीशन के बाद में अंक रिपीट होना अलाउ हो जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पर अपना चैप्टर 1 टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 बहुपद के बारे में। देखो बहुपद बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो समझ लो, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसकी सीधी एंड शॉर्टकट परिभाषा है, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे ये x ओनली एक पद है, लेकिन x + 2 कितने पद हैं, यहाँ पर 2 पद है, तो इसे अपन बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, हाँ, तो बहुपद की कुछ कंडीशन भी होती बेटा, कि जो घात होती है ना, वो घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। घात पे कोई 1/2 नहीं होना चाहिए, है ना। घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, घात एकदम फुल पूर्णांक ही होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये x²/2 है, ये x² ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये जैसे का वैसा रहेगा, x²/2 माइनस, ये जब x² को ऊपर लेकर जाऊंगा फ्रेंड्स तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी, -2। घात ऋणात्मक होगी इसलिए बहुपद नहीं है। इसमें देखो इसका मतलब क्या है, √2 है और x की पावर कितनी है, 1/2 है, माइनस कितना है 1, तो भिन्नात्मक घात आ गई, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो c वाले में x² है प्लस 3x की पावर 3/2 है, ये भी भिन्नात्मक आ गई, और ये जब ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब ये भी बहुपद नहीं। तो देखो इसमें x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोगों के लिए क्या है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बहुपद है। तो बहुपद जिसमें एक से अधिक पद है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ओके, चलिए ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, बहुपद 4x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x की पावर 5, 5x + 7 की घात है। तो घात, अधिकतम घात क्या होती है, जिसमें जो चर की घात होती है वही चर की अधिकतम घात कहलाती है। जैसे 0 × x है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है, इसलिए बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। बहुपद की घात 5 तो है लेकिन 0 हो जाएगा वो, इसलिए 5 नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि px = x² - 2√x + 1 है तो p 2√2 का मान याद कीजिए। हमको क्या काम करना है फ्रेंड्स, कि x की जगह 2√2 रखना है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं, x की जगह 2√2 रखकर देखिएगा, ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस, सॉरी इस x की जगह भी रखना है अपने को, x की जगह क्या रखना है, 2√2 प्लस में हो जाएगा 1, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का 2 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ये हो जाएगा 2√2 और 2√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, प्लस में कितना हो गया 1, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल तो बचा +1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आप लोगों को दिया है +1। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं।
यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 है तो पी एक्स और पी माइनस एक्स बराबर है, ठीक है। पी एक्स धन पी माइनस एक्स क्या बोला है उसने, बराबर है। एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो आपके पास पी एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पी माइनस एक्स लिखता तो क्या हो जाता, ये एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस में हो जाता 3। अब इनको जोड़ने बोला है कि पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो पी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 प्लस पी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। देखो शून्यक क्या होता है, शून्यक में फ्रेंड्स हम लोगों को 2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना पड़ता है। पक्षांतर करेंगे तो 2x 5 उधर जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 5 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -5 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू -5/2 कहाँ है, -5/2, ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर बोला है x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो तो गुणनखंड है तो इसमें हमको तोड़कर देखना है कि किसका गुणनखंड हो सकता है, का एक गुणनखंड है। देखिए हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ से x को कॉमन लेते हैं। अगर मान लो पहले वाले में से अपन ने x³ में से x² को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, x² कॉमन लिया तो x बचा प्लस 1 बचा, ठीक है। माइनस x प्लस में क्या बचा, 1। अब दोनों में देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, -x + 1 बचा है, ये x + 1 का एक गुणनखंड है। लेकिन बाकी को देखोगे आप लोग तो चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा सस्पेंस है बच्चों मेरे को। x + 1 का बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, हाँ समझ गया, गुणनखंड है। इसका मतलब px कितना दिया आप लोगों के px = दिया है x + 1। तो आपको px के बराबर 0 लेना है, तो 0 बराबर x + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब सब में मान रख के देखना है बेटा कि अगर मान लो कि उसका आंसर पूरा 0 आता है तो वह इतने का गुणनखंड हो जाएगा, और आंसर 0 नहीं आता है। अगर मान लो कि p0 टोटल इनका मान 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा आप लोगों का गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। बट x की वैल्यू कितनी रखना है, -1। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि देखिए इसमें देखना, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर से हो जाएगा बेटा 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो 1 और 1 2, ये आ गया 2 मान आया। मान कितना आना चाहिए था, 0। तो इसीलिए यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए सेकंड में देख लीजिएगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। सेकंड में -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 + 1। देखो यहाँ पर भी माइनस से प्लस कैंसिल, तो 1 और 1 2 है। तो बताओ ये भी गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कि x की पावर 4 है, मतलब -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, प्लस -1 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -1 ये हो जाएगा x² +1 +1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, लेकिन 1 और 1 कितना आ गया, 2। तो हमारा डी ऑप्शन ही सही हो सकता है। चलो डी को ट्राई करते हैं। -1 की पावर 4 है इसमें, सबसे पहले तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, +1 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब, ऐसा मान रख लिए अपन ने, प्लस 3 -1 का वर्ग प्लस -1 + 1। अब इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। फिर भी इस कंडीशन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से देख कर जाना बेटा। ये सब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ओके। तो 3 -1 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स -3 क्योंकि प्लस माइनस -3
फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है, -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 3 प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो 1 बच रहा है फिर भी, ठीक है। तो 1 नहीं 0 आना चाहिए, मतलब हमने कहीं ना कहीं तो गलती किया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार देखता हूँ, है ना। चलो देखो, पहले वाले को ट्राई करते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 है +1 है, -1 का क्यूब -1 +1 +1 और ये +1, तो ये हो गए, एक में से 2 आया तो नहीं, ये गुणनखंड नहीं है। सेकंड को ट्राई कर लेते हैं बच्चा। सेकंड में x³ है, -1 का क्यूब है प्लस -1 का स्क्वायर है प्लस -1 है, प्लस में 1 है। 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 +1 प्लस माइनस +1, देखो ये कट गया टोटली रूप से। देखो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, तो हम प्रश्न क्रमांक 6 तक देख चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7, अगर x की पावर 51 + 51 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको डायरेक्ट हल करने के लिए आपको ये ऑप्शन है, ऑप्शन को फटाफट हल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। आपको क्या काम करना है, x + 1 को 0 के बराबर लेना है। x + 1 को किसके बराबर लेंगे, 0। जब 0 के बराबर लेंगे तो x पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करना है। -1 की पावर 51 है प्लस 51 है ना। तो -1 की पावर 51 करेंगे आप तो -1 ही रहेगा, प्लस 51 प्लस माइनस बड़ी संख्या के आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। शेषफल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 50 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक क्या दिया है, 8। 249 का वर्ग -248 का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये सर्वसमीका लग जाएगी यहाँ पर। a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। देखो अब इतने का वर्ग करेंगे, इतने का वर्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सर्वसमीका लगाते हैं। यहाँ पर सर्वसमीका क्या लगेगी बच्चा, 249 है और 248 है, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन क्या, a की पावर m a की पावर n, ठीक है। चलो देखो सेम पावर, चलो क्या काम करेंगे, यहाँ पर अपन देखते हैं a² - b², ये क्या होता है, a - b और a + b। a की वैल्यू कितनी है, 249, तो 249 माइनस b की वैल्यू 248, फिर 249 प्लस में 248, ठीक है। देखो तो इसका हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पर इंटू का चिन्ह, 249 प्लस 248, अपन इसको 8 कर लेते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 8 और 8 16 17 की 7 हासिल का 1, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9 2 2 4, 497 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये डी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, यदि a धन b धन c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर है। देखिएगा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, एक सर्वसमीका होती है जिसे अपन आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। ये हो जाता है यदि, देखो सर्वसमीका होती क्या है, ध्यान से समझ लो, है ना। सर्वसमीका ये है बच्चों जिसे अपन आइडेंटिटीज कहते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc = a प्लस b प्लस c, a² ये सब बराबर में ही रहेंगे, प्लस b² प्लस c² माइनस xy
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपकी सर्वसमीका है। अब इसने क्या बोला है कि इसका मान 0 हो, मतलब देखो बच्चा, अगर इसका मान 0 हो, ए धन बी धन सी का मान कितना हो 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा। अगर 0 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा तो बताओ 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर हो जाएगा 0। अब ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब का मान निकालने बोला है, तो माइनस 3abc का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 3abc आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 3abc। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझना है। ओके। प्रश्न क्रमांक 10, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x इजिकल टू 2 हो तो क्या होगा। ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, x की वैल्यू 2 पुट करना है। कितनी पुट करना है बच्चों, 2। तो देखो 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 प्लस 3, देखो 5 दूनी 10 प्लस 4 चौ 16 प्लस 3, तो 16 और 3 19 और 10, कहीं मिस्टेक हो गया, नहीं हुआ, 2 दूनी 4 4 चौ 16 16 5 दूनी 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। तो ऐसे आप लोग चिन्हों का पूरा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती, जिसके कारण हम लोग इन सारी चीज़ों को अपने को भुगतना पड़ता है कि मार्क्स कम हो जाते हैं। तो थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करना है। देखो 16 3 19, 19 में से देखो 10 में से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, -6 प्लस 3 इजिकल टू -3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, -3। ओके, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूरा ध्यान से देखिए बच्चे, क्योंकि यहाँ से भी रिक्त स्थान आप लोगों के बनने वाले हैं। ठीक है, शून्य अचर पद की घात सदैव खाली स्थान होती है। तो बच्चों पहले बता दूं, जो शून्य है, अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। अशून्य जो शून्य नहीं है और अचर पद है, ठीक है, जो शून्य नहीं है अचर पद है, तो उसकी घात सदैव 1 होती है। कितनी होती है, 1। ठीक है, अशून्य अचर पद की घात सदैव, अच्छा, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, अचर पद की घात सदैव 1 होती। फिर भी मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, ये 1 आएगा या 0 आएगा, चलो कोई बात नहीं, पर अभी तो 1 लिख लेते। अशून्य अचर पद बोला है, मतलब जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो और अचर पद हो, तो उसकी घात सदैव 1 होती है। ठीक है, रेखीय बहुपद में चर के अधिकतम घात, रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद में चर के अधिकतम घात 1 होती है। और एक बात बता दूंगा मैं आप लोगों को, रेखीय बहुपद का जो सामान्य व्यापक पद होता है वो होता है ax प्लस बी बराबर, समीकरण की बात करूंगा तो 0 और पद की बात करूंगा तो ax प्लस बी। लेकिन कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर क्या बोला है बच्चा कि बहुपद है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और उसके चिन्ह क्या लगा है, -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, -1। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से देखिएगा। बहुपद px का शून्यक है, तो उधर ही शून्यक निकाल के बताया था मैंने। 2x प्लस 5 के बराबर 0 रखना है, तो 2x बराबर -5 हो जाएगा, x बराबर -5/2, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा -5/2। 4x 0 का मान बताइए। तो देखिए बच्चा, किसी भी चर या अचर पर संख्या का मान अगर उस पर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू एक्स की पावर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 1, तो 4 1 सा 4, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 4। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बोला है बच्चा कि बहुपद x² प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो देखो आप लोगों को दूसरा गुणनखंड, अब देखो आपको एक तो एक याद रखो या फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चा, देखो तो गुणनखंड विधि से कैसे गुणनखंड निकालते हैं। प्रथम पद का गुना अंतिम पद में करते हैं, x² का गुना काय में करेंगे,
10 में, तो ये बन जाएगा 10x²। अब बीच वाले पद को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ते हैं जिनका गुना करने पर 10x² और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 11x आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए, अब अपन ऐसी कौन सी संख्या ले लेंगे, ठीक है, कि अगर हम लोग देखिएगा थोड़ा माइंड में सोचना है कि अगर ऐसी कौन सी संख्या लेते हैं 4 और 3 सॉरी ठीक है नहीं होगा, 5 और 2 7 होता है, 7 और 5 नहीं, ये तो 12 हो जाएगा। 6 काम करते हैं, x² + 11 + 10 का एक गुणनखंड x + 1 है, इसका एक गुणनखंड x + 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। चलिए इसको बच्चा, इसको इस प्रश्न को 1 मिनट समझ में नहीं आ रहा है मेरे, टूट नहीं रहा है, फिर भी देख लेता हूँ मैं। इसका गुणनखंड निकालना है अपने को, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, प्रथम पद का गुना अंतिम पद में, बीच वाले पद को बराबर दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, 6 और 4 10, 6 4 24, 11 तो नहीं होगा। ठीक है, गुना करने पर 11 तो किसी में भी नहीं आता है, गुना करने पर 10x तो आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर 5 और 2 5 दूनी 10, 20 में से 20 दूनी 10। ठीक है, चलो तो इसको अपन देखते बच्चा, या फिर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर x - x + 1 अगर मान लेता हूँ मैं 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 का स्क्वायर 1 + 11 + 10, 10 11 11 22, ये दूसरा गुणनखंड 22 नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड याद करने की दूसरी विधि -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या होगा। -b की वैल्यू है 11 ± √b² बोले तो 11 का स्क्वायर 121 -4 × ac, 4 दाम 40 हो जाएगा आप लोगों का, a × c। ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 × a की वैल्यू हो जाएगी 1 2। ठीक है, तो -11 ± √121 में से 40 जाएगा, 0 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है 8 80 बचेगा अपॉन में। ठीक, तो बच्चों इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, चलो इसको अपन बाद में देख लेंगे क्योंकि ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो गलत बताने से मतलब नहीं बेटा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, बहुपद 5 एक एकपदी व्यंजक है, बहुपद 5 एक एकपदी व्यंजक है, तो ये आप लोगों के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, यस। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, असत्य है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, हाँ ये सत्य है। इसका मतलब है ये है फ्रेंड्स कि उधर भी यही ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया था ना, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव अपरिभाषित होती है। ठीक है, अपरिभाषित आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कि बहुपद 7x4 + 2x एक द्विघात बहुपद है, नहीं बेटा इसमें अधिकतम घात 4 है, मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें x के अधिकतम चर के अधिकतम घात 1 है। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। x³ - y³, इसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चा, इसका याद रखना है। ठीक है, x³ - y³ होता है x + y, x² + y² - xy। x + y³ का होता है x - y, जस्ट उल्टा होता है, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसका एक शून्यक है तो x का मान -1 आएगा, -1 यहाँ पर छुपा हुआ है। इसकी घात 4 हो जाएगी बच्चों, 2x का माइनस ये हो जाएगा, और ये जो होगा ये हो जाएगा आप लोगों का 9 - 4x²। ये आप लोगों की सही जोड़ी कंप्लीट। ओके,
चलिए नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। पूरा गुणांक ही शून्य हो तो शून्य बहुपद है ना। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? तो जिसमें एक पद हो, केवल वो एक पद हो तो इसे अपन, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ओनली एक पद हो, तो इसे अपन कहेंगे, अब वो चर बहुपद भी हो सकता है और अचर बहुपद भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ओनली फॉर वन टर्म हो, तो ऐसे को रैखिक बहुपद, जिसमें रैखिक बहुपद तो दो टर्म होते हैं, ठीक है, एक की घात होती है, ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। केवल दो पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? दो पदों वाला द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो इसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। 2x + 1 का शून्यक लिखिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0, तो 2x - 1, तो x = -1/2। ओके। प्रश्न क्रमांक 6, x², यदि px इतना हो तो p2 का मान याद रखिए, याद कीजिए। तो 2 रखना है फ्रेंड्स, 2 का वर्ग 4 - 5 दूनी 10 + 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 गए तो 0, p2 का मान कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर 2 अंकी प्रश्न देख लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। कुछ नहीं, अगर शून्यक होगा तो क्या होगा कि x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर मान रख के, है ना, ठीक है। देखो 1 का मान रखते हैं तो 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग -1 0 आ जाएगा, और -1 का वर्ग -1 ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है ना, है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चा यहाँ पर देखो, मैंने बताया था पहले पद का गुना अंतिम पद में, बीच वाले पद को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है जिनका गुना करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसके, 2x का गुना 3 में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, पहले पद का गुना अंतिम पद में। बीच वाले पद को दो बराबर भागों में तोड़ना है, ठीक है। 3 दूनी 6x² हो जाएगा। बीच वाले पद को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 6x² जोड़ने या घटाने पर, तो ये टूट जाएगा 6x + 1x में टूट जाएगा। देखो गुना करेंगे तो 6x² जोड़ेंगे तो 7x आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 2x² + 6x + x + 3। अब यहाँ अपन दो के टर्म बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते तो x + 3 बचेगा, यहाँ से +1 को कॉमन ले लेते तो x + 3, तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? x + 3, तो पहला हो जाएगा गुणनखंड x + 3 और दूसरा हो जाएगा 2x + 1, ये आप लोगों का गुणनखंड हो जाएगा। ओके, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करते हैं बच्चा। इसमें देखो इसके गुणनखंड याद कीजिए। अब हमको यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं 49a², 70a AB और 25b² है। तो आपको क्या काम करना है बच्चा? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 7a² क्योंकि साथ ही 49a² + 2 AB। ए की वैल्यू आप 7a रखिए, बी की वैल्यू क्या रखिएगा? 5b रखिएगा, है ना। देखो 7 × 5 = 35 और 35 दूनी 70 AB मिल गया आप लोगों को, प्लस इसको अपन क्या लिखेंगे? 5b²। तो ये आपको एक सर्वसमीका दिख गई, 7a + 5b²। इसका मतलब क्या हो गया? 7a + 5b और दूसरा हो गया 7a + 5b। इसके दो गुणनखंड कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में बात करते हैं। सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल याद कीजिए। पहला क्या दिया है? 4 - 5x 4 + 5x। तो यहाँ पर a - b और a + b का फार्मूला लगेगा, ठीक है। देखो a - b a + b, a² - b²। a² की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस b² की बात करते हैं तो 5x का स्क्वायर। देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 5x² मतलब 25 x² हो जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट पारी क्वेश्चन नंबर 11 की 2x + 1 का होल क्यूब का प्रसारित रूप लिखिए। देखो फ्रेंड्स, ये एक सर्वसमीका होती है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, ठीक है। ये होता है आप लोगों का a³ + b³ + 3a² b + 3ab का वर्ग। ओके, तो देखो अब यहाँ पर इसका मान रखना है, बस कुछ नहीं है। प्रसारित रूप का मतलब यही है, ठीक है। a की वैल्यू 2x है तो 2x का क्यूब प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू 2x है तो 2x का वर्ग, b की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3a की वैल्यू 2x है प्लस b की वैल्यू इंटू में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1। देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x³ हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, 4x² और 4 तिया 12, ये 12x² हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 अंक की प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। शायद आप लोगों को यहाँ से 3 और 4 दोनों अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है बेटा, लेकिन क्या करें, एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बच्चा, है ना। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बहुत इजी है, इसमें से आप लोग 3x³ + 7x गिवन है, इसमें से आप x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 3x² प्लस क्या बचेगा 7। अब मेरे को बताओ, ये 3x² + 7 है और ये 3x + 7 है, गुणनखंड है क्या? नहीं। तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद कॉमन लेंगे और बोलेंगे कि दिए गए पद में 3x + 7 नहीं है, मतलब यह गुणनखंड 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब गुणनखंड होता है तो इसको 0 के बराबर रख देते हैं, x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर 0 आता है तो आप लोगों का आंसर सही है, मतलब वो गुणनखंड है। 0 नहीं आता है तो नहीं है। -1 का क्यूब -2 हो जाएगा बच्चा, प्लस देखो 2 × -1 का क्यूब -1, -1 × 2 -2 प्लस -1 का वर्ग क्या हो जाएगा +1, माइनस प्लस 2x हो जाएगा। सॉरी, x की वैल्यू तो हमने लिख लिया है 2, है ना, -+2 एंड -1 जैसे का वैसा, ये यहाँ पर -1 जैसे का वैसा, ठीक है। अब देखो +2 -2 +2 +1 -1 मतलब 0 आ गया। मतलब ये हुआ कि यह gx px का एक गुणनखंड है। आप लोग बताएंगे कि यह gx px का एक गुणनखंड है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, k का मान याद कीजिए जबकि x - 1 px इतने का गुणनखंड है। तो इतने का गुणनखंड है, इसका मतलब px की वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए थी, 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर px क्या दिया है आप लोगों के पास, x² + x प्लस क्या दिया है k = 0। लेकिन अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 है, तो +1 को यहाँ पुटअप करते हैं, 1 का वर्ग +1 प्लस k बराबर 0। 2 इधर है बेटा, इधर आएगा तो k = -2, साइड चेंज करने पर -2 हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं। सीधे गुना किए बिना गुणनफल याद कीजिए। तो बेटा आपको सीधे गुना नहीं करना है ना, ठीक है। कैसे? अब आपको सर्वसमीका के अकॉर्डिंग गुना करना है, ठीक है। आपके पास क्या दिया है, 95 × 105। तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, सबसे पहली बात 95 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 100 - 5, ठीक है। 105 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 + 5। तो देखो a - b a + b, क्या सर्वसमीका लग जाएगी ये, a² - b²। a² बोले तो 100 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, तो 100 का वर्ग आ जाएगा आप लोगों का 10,000 माइनस 5 का वर्ग 25। 10,000 में से आप 25 को घटा देंगे तो 9,900 10,000, हाँ ठीक है ना, 10,000 ये, हाँ 9,975 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 9,975। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो देखिए बच्चा, बस 2-3 प्रश्न बचे हैं, पूरा ध्यान से देखना बेटा। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, a धन b धन c का वर्ग क्या होता है, ये a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अपन यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बेटा। a की बात करते हैं सबसे पहली बात, तो बताओ a की वैल्यू है -2, तो -2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3y का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 2z का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab 2 इंटू a की वैल्यू -2x इंटू b की वैल्यू 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू b की वैल्यू आप लोगों के पास दी 3y, b इंटू सी की वैल्यू है आप लोगों के पास 2z प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू 2z और इंटू ए की वैल्यू -2x। चलो मैं अब यहाँ पर इसको हल करता हूँ। -2 का वर्ग देखो, अब यहाँ पर देखिए बच्चा, -2x के स्क्वायर ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। चलो यहाँ पर मुझे बेटा आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह का इशू है और पूरा एक साथ में समझाने पर ही चीज़ें क्लियर होगी। चलो मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर वाला क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सर्वसमीका याद रखना है, ठीक है। ये सर्वसमीका को मैंने क्लीन कर दिया। आगे की बात करते हैं। सर्वसमीका क्लीन होने के बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके पूरे प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, -2x है तो -2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा -12xy हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 yz हो जाएगा, प्लस 12yz प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8zx हो जाएगा, प्लस माइनस 8zx। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या दिया है, 102 का क्यूब। क्या मैं 102 के क्यूब को ऐसा लिख सकता हूँ, 100 धन 2 का क्यूब, ठीक है। 100 धन 2 का क्यूब का मतलब a धन b का होल क्यूब। अब a धन b का होल क्यूब का फार्मूला अभी बताया था मैंने आप लोगों को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का वर्ग। यहाँ पर मान रखना है बच्चों, और मान रखने के बाद आपको बस हल करना है। तो a का वर्ग बोले तो 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब प्लस 3a² बोले तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b बोले तो इंटू b बोले तो 2 प्लस 3ab, 3a का मान 100 इंटू b की बात करते हैं तो b का वर्ग बोले तो 2 का वर्ग, ठीक है। आगे आप लोगों को इसको सॉल्यूशन को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है बच्चा, कि सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस y³ x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। तो हम इसमें 2 पद दिया है,
एक तो एक अपन क्या काम करते हैं बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आप लोगों को दिया है राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं इसको बता रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 19 को आपको खुद से हल करना है, ठीक है। देखिएगा, x का गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये इसी को देखना। सबसे पहले x का पूरे पदों में गुना हो जाएगा, तो x का गुना पूरे पदों में मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस होगा वाई स्क्वायर प्लस y है, y का गुना पूरे पदों में होगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो अब अपन गुना कर देते हैं, x का गुना x में तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई का वर्ग प्लस y का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई है प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा बच्चा, हमारे पास बचा ये एक्स क्यूब और ये बचा वाई क्यूब। तो देखो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब। दी सेम ये वाले प्रश्न को 19 वाले प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम 4 अंक प्रश्न के बारे में बात करते हैं बेटा। गुणनखंड कीजिए। अब इनका गुणनखंड आप लोगों को करना है खुद से। कैसे, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बच्चा, 8a³ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये 2a का क्यूब है, ठीक है, माइनस b का क्यूब है, माइनस मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a लिख सकता हूँ, ठीक है, a इसका वर्ग इंटू मैं b लिख सकता हूँ। देखो 3 दूनी b को मैं हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3 2 दूनी 4 4 12, हाँ b को b जैसे का वैसा लिखेंगे प्लस क्या दिया है 6ab का वर्ग, तो मैं इसको प्लस 3a और ये b 3 इंटू 2b सॉरी एक मिनट 3 इंटू 2a इंटू b। तो देखो अब आप लोग देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8a³ माइनस b³ माइनस 2 दूनी 4 4 3 12 a² b हो गया प्लस 3 दूनी 6ab हो गया, ab का वर्ग, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया आप लोगों के लिए फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है b, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो बस यही तो इसका गुणनखंड है, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, 3 बार गुना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का मान याद कीजिए। बच्चा मैंने आप लोगों को अभी एक फार्मूला बताया था, एक सर्वसमीका बताई थी कि क्या थी सर्वसमीका, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a धन b धन c। फिर क्या हो गया था आप लोगों का, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। तो देखिएगा इससे आप लोग हल कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को a का मान -12 रखना है, b का मान 7 रखना है, c का मान 5 रखना है, ठीक है। और नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालिए। तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। और घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, घनाभ दिया है नीचे, इसका आयतन दिया है, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये 2 क्वेश्चन नहीं भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको समझाने में और मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो चलिए आज हमने पूरा तरीके से क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। बेटा आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस टीचर की मेहनत आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही या नहीं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। ओके।